अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं राव दिलशाद हुसैन और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफार्म। नाज़रीन, बैरून मुल्क तालीम का हसूल हो या विज़िट के लिए जाना हो तो ख़ासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हम देखते हैं कि फ़ाइल्स उठाए लोग जो है वो मुख्तलिफ़ कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं, लेकिन फिर धोखा खाते हैं और ना एडमिशन होता है, ना ही जो वीज़े का हसूल है वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होता है। ये कैसे हो सकता है? हमारे साथ आज ऐसे गेस्ट हैं जो इन तमाम ख्वाबों को वाकई जो शर्मिंदा ताबीर करेंगे और इस हवाले से रहनुमाई भी करेंगे किस तरह से किसी स्टूडेंट्स को या कोई अगर वैसे विज़िट के लिए जाना चाहता है तो किस तरह वो मुमकिन हो सकता है उसके लिए अपनी फ़ाइल को मुकम्मल करना, डॉक्यूमेंटेशन को मुकम्मल करना। हमारे साथ गेस्ट हैं समीर खान, सोलिसिटर ऑफ सीनियर कोर्ट्स ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स एंड कमिश्नर ऑफ ओथ है, LLB हैं, LLB ऑनर्स हैं यूके से, और एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर भी हैं। इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया समीर भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आई एम वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। क्या चल रहा है आजकल? इस टाइम तो बस यूके की जो शबाना मैडम के कुछ नए चेंज वो हमारे यहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं शबाना रोज़। तो वो जब रिसेंटली कुछ चेंजेस आई तो हमने देखा कि शबाना मैडम के बहुत ज़्यादा तस्करे हुए। क्या माजरा था वो? बेसिकली चेंजिंग्स काफ़ी ज़्यादा तो हर ईयरली थोड़ी बहुत होती है, लेकिन इस टाइम उन्होंने बहुत बड़ी चेंजिंग्स की जिसकी अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, इन्फोर्समेंट में नहीं आया। अभी जस्ट एक प्रपोजल है जिसका फाइनल होना है 16 फरवरी के बाद। जो कुछ भी होगा फाइनल प्रपोजल, उस टाइम इनका पता लगे कौन कौन से बिग चेंजिंग है। लेकिन उन्होंने एक वाइट पेपर पे एक जस्ट नॉर्मल उन लोगों ने एक जैसे आपको प्रपोजल दिया हुआ है कि ये बिग चेंजेस आएंगे, काफ़ी डिटेल में है, जिसमें उन्होंने जो बेसिकली जिस पे लोगों को काफ़ी परेशानियां स्टूडेंट्स को पड़ रही हैं, उसके बाद जो ILR के रूट्स के नए वो चेंजिंग थे, असालम सीकर्स के ऊपर चेंजेस आ रही है। मतलब कहीं ना कहीं ऐसा हो अभी इनको ये कहा जाए कि प्रपोजल्स हैं, ये प्रपोजल है, और उसके बाद ऑब्वियसली जब पार्लियामेंट अप्रूव करेगी तो फिर एग्जीक्यूट इनको फिर कर दिया होएगा। जाएगा। वो भी 16 फरवरी के बाद आपको पता कुछ चीज़ें उन्होंने की हैं, जैसे कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जो केयर वीज़ों के ऊपर थी, जो उन्होंने विद इन 1 डेज 2 डेज उन्होंने फ़ौरन चेंज कर दी थी, डिपेंडेंट्स बंद कर दिए थे। अब कहीं आप देखें सबसे बड़ी चीज़ है जिसमें स्टूडेंट्स के डिपेंडेंट नहीं आ सकते। लोगों को पता ही नहीं, पहले स्टूडेंट्स अपने बीवी और बच्चों के साथ आ जाते थे, अब उन्होंने बंद कर दी। लेकिन उस साथ ही अगर वो MSc रिसर्च में जाते हैं, एज अ स्टूडेंट आते हैं, तो उनके पास वहाँ पे एक समीर खान, एक स्टूडेंट अगर जाना चाहता है, बिल्कुल उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, फॉर इंस्टेंस उसने A लेवल का इम्तहान पास किया या इंटरमीडिएट यहाँ से किया और वो ऑब्वियसली ग्रेजुएशन प्रोग्राम में जाना चाहता है वहाँ पे, तो उसको कितना मोहतात होने की ज़रूरत है? क्योंकि यहाँ तो हम देखते हैं कि जिस तरफ भी जाएँ वीज़ा की सदाएं गूंज रही होती हैं, ख़ास तौर पर क्वींस रोड या बड़ी जो कंसल्टेंसी फर्म्स हैं उनके बड़े बड़े इश्तहार आते हैं। इसमें कितनी सदाकत है? देखिए, स्टूडेंट्स के लिए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अगर तो वो अपने ये माइंड बना के जाने हमने स्टडीज़ कंप्लीट करनी है, उसके बाद आपको 2 साल का इजी आपको मिल जाता है 42A PSW पोस्ट स्टडी ग्रेजुएट का वीज़ा है, जिसमें आप 2 साल अपने आप को एक स्टैंड बाय करके आप अपने आप को सेटल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप इसी क्वालिफाई अपने आप को करते हैं, आप स्किल वर्कर रूट पे जा सकते हैं। हाउएवर इस टाइम स्किल वर्कर रूट बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डिफरेंट वे में कर दी, बड़े हाई थ्रेशोल्ड हो गया। लेकिन मैं स्किल्ड पे मैं स्पेशली बात करूंगा, वो एक अलग चैप्टर है। मुझे स्टूडेंट्स पे ज़रा थोड़ा सा रहनुमाई फरमाएं कि एक स्टूडेंट जाना चाहता है, उसके पेरेंट्स ने ये इरादा कर लिया है कि इसको अब्रॉड भेजना है, उसमें इदारों की जो सिलेक्शन है वो किस तरह से की जा सकती है? कौन से इदारे ऐसे हैं जहाँ पर के वाकई में तालीम भी है और उसके बाद जो वर्किंग आवर्स स्टूडेंट को मिलते हैं उनका भी वो सही तरह से फ़ायदा उठा सके? और कौन से ऐसे शहर हैं यूके के जहाँ पर हम आज तक तो यही ज़्यादातर तो यही आता है ना, बर्मिंघम, लंदन या मैनचेस्टर, इसके अलावा भी बहुत बड़ा यूके में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। तो कौन से ऐसे शहर हैं जहाँ पर चीप जो फ़ीस हो ताकि अफोर्डेबिलिटी भी आसान हो? सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगा कि आपने कहा था कि पेरेंट्स भेजते हैं, पहले पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों का माइंड सेट करें, आपने स्टडी करने जाना है कि वहाँ पे आगे जाके स्लिप होना है। ठीक है। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जहाँ से सोचते हैं हम स्टडीज़ करने जाएंगे, हम कमाएंगे भी और अपनी फीसें भी देंगे और वहाँ से कहीं आगे पीछे कोई और रूट चेंज कर दें। पेरेंट्स को भी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी चाहिए नॉलेज लेकर चलें कि वहाँ पे चैलेंजेस क्या क्या आ सकते हैं। कि अगर आपने वहाँ पे अगर स्टडीज़ के साथ आप चाहते हैं कि मैं कमा के अपनी फ़ीस दूँ,
तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि आपको 20 आवर अलावा में बड़ी मुश्किलों से अपनी फ़ीस कवर करेंगे या अपने रेंटेड कवर करेंगे, या आपने अपने ट्रैवल कॉस्ट को करना है और आप ये सोचते हैं कि एक बार वहाँ पहुँच गए तो सब कुछ हमें मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर आप ये समझते हैं कि वहाँ पे उनको कौन सा रूट चाहिए, देखें लंदन में स्टडीज़ हमेशा महंगी है, लंदन से बाहर आप एडमिशन लेते हैं 2000 पाउंड का फ़र्क, अगर लेट्स सपोज वहाँ पे 20,000 या फीस है और आपकी सारे, क्योंकि अकोमोडेशन वहाँ की महंगी, तो एक्स्ट्रा लंदन में आपको 2000 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, इट डजंट मैटर। अगर 2000 दे के आपको कोई रिश्तेदार वहाँ पे सामने आपको जॉब मिल रही है और आपको ईजी अप्रोच है, तो ये डिपेंड करता है। लंदन महंगा ज़रूर है, लेकिन लंदन में आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक। उसके बाद अगर तो स्टूडेंट्स ये चाहते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स सिर्फ ये नहीं कि स्टूडेंट वहाँ पे जाते हैं, मैं पर्सनली एडवाइस ये करता हूँ कि अगर कोई फैमिली वाले एडवाइस या इन्फॉर्मेशन पास करूँ टेक्निकली, तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप कोई स्टूडेंट्स चाहता है कि अगर वो फैमिली के साथ, अपनी फैमिली के साथ जाए, फैमिली के साथ रिसर्च में अगर कोई जा सकता है, रिसर्च वीज़े पे, जिस पर डिपेंडेंट बीवी बच्चे भी आ जाएंगे, हालांकि दूसरों पे आप डिपेंडेंट नहीं ला सकते। उसके बाद अगर स्टूडेंट बैचलर्स में या शायद सिंगल है, ऑब्वियसली रिसर्च में तो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स ही जाएंगे ना, और जिसने ग्रेजुएशन की है या पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुका है तो वही रिसर्च में जाएगा ना आगे, क्योंकि मैंने जितने भी सारे स्टूडेंट्स तो वो नहीं है। मैंने काफ़ी, वो बात बिल्कुल आपकी ठीक है, क्योंकि लेकिन ये कंसेप्ट क्लियर करना भी ज़रूरी है, क्योंकि मोस्टली लोग यहाँ पे कहते थे कि अगर हम वहाँ पहुँच जाएं, हम अपनी ग्रेजुएशन करते हैं, मेरी मंगनी पाकिस्तान में हुई या मेरी शादी उधर होगी, तो मैं अपनी बीवी को कैसे बुलाऊँ, उनके बाद भी उनके पास ये रूट तो बचता ही है। अगर वो स्टडी वीज़े पे चले जाते हैं, दैट्स फाइन, मेक श्योर कीजिए कि उनकी जो इंटेंशन है वो स्टडी पूरी करें, क्योंकि अब देखें होता क्या, बड़े वहाँ पे लोग काम करते हैं, एक्स्ट्रा आवर्स करते हैं और वो पकड़े जाते हैं। ठीक। और जैसे ही 20 आवर्स से ज़्यादा वो पकड़े जाते हैं, उसी टाइम होम ऑफिस उनका वीज़ा कटेल करके उनको डिटेंशन में डाल देते हैं, और फिर हम वहाँ पे फिर वो हम लोगों का सोलिसिटर का सहारा लेते हैं कि हमें आप बेल पे बाहर लेके आए, वहाँ उनका कैरियर ख़त्म हो जाता है। तो मेक श्योर कीजिएगा अगर आपको 20 आवर्स मिले हैं तो 20 आवर्स ही काम करें, और लोगों को ये भी ना कीजिए कि अगर 20 आवर्स की कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको फॉलो करें। ठीक है, सबसे आजकल यही हो रहा है कि जो लोग 20 आवर्स से ज़्यादा काम कर रहे हैं, और मोस्टली ये कर रहे हैं कि वहाँ पे बहुत सारे डिलीवरी का काम है, लेकिन कार्ड किसी और का यूज़ करके। कोशिश तो सभी की होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें ताकि अकोमोडेशन के एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ के या दीगर जो एक्सपेंसेस हैं वो भी तो पूरे करने हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, यही बात मैं कर चुका हूँ, क्योंकि सबसे पहले घर से निकलने से पहले अपना एस्टिमेटेड कॉस्ट बनाएं। राइट। तो ये कॉस्ट है, या पेरेंट्स अगर आप मोस्टली होता है कि आप 30,000 अपना दिखाते हैं मेंटेनेंस कोड के हमारे पास इतना, और वो पैसे वहाँ नहीं पहुँचते। इदारे की सिलेक्शन के लिए क्या आप सजेस्ट करेंगे? अदारे की सिलेक्शन के लिए सजेस्ट करूँगा जिससे रिलेटेड वो समझते हैं अच्छा कोर्स है वहाँ लें। अगर आप डेफिनेटली बीपीपी यूनिवर्सिटी है या लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, या सिलेक्शन अदारे की डिपेंड है कि अच्छा अदारा है या दूसरा अदारा है, इनकी स्टडीज़ का मेयार काफ़ी हद तक सेम है। डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से ईजी पड़ता है। आप देखें कुछ लोग कवेंट्री में काम करें, वहाँ पे उनके जो मेन ऑफिस हैं वो दूसरे लंदन में भी हैं। अब यहाँ इश्यूज़ हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं उन पे है कि वो जहाँ उनके रिश्तेदार होते हैं या उनको अकोमोडेशन चीप मिलती है या उनको काम चीप, वो अदारे की सिलेक्शन उन पे है। उन पे स्टडी लेवल सबका ऑलमोस्ट सेम है। सेम है। ये इसमें कोई इतना मसला नहीं, डिपेंड है। अच्छा, ये कहा जाता है, मिथ है शायद, कि छोटे शहरों में अगर जाएंगे तो ऑब्वियसली जो आपने भी बात की कि 2000 पाउंड सेव किए जा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। क्या वाकई इसमें कोई बचत होती है? या देखें सिर्फ वो सेफ की बात नहीं है, उसमें आपको अब लंदन में एक बंदे की कॉस्ट आ जाती रहने की 600 पाउंड, या शेयरिंग पे करता है 400 पाउंड। अब जबकि 400 पाउंड में आप किसी कोवेंट्री की साइड पे, बर्मिंघम से कोवेंट्री यूनिवर्सिटीज़ हैं और यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे आप पूरा एक अच्छा पूरा का पूरा एक रूम ले सकते हैं, डबल बेडरूम ले सकते हैं। तो ये आपकी लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा हो जाता है काफ़ी, और कॉस्ट भी कम होती है। नज़दीक यूनिवर्सिटीज़ हैं, पैदल बाई वॉक भी जा सकते हैं। ये कहा जाता है कि बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जो सिर्फ कागजात में हैं, इसमें कितनी सदाकत है? बिल्कुल, लेकिन ये पहले थे, अभी नहीं रहे। ये पहले था, बहुत सारा ऐसे था ऐसे वैसे शुरू में कागजात पे नहीं थी, ये बहुत पुरानी बात है। छोटे छोटे इदारे यानी नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि उनके कुछ ना कुछ उनकी वर्किंग था, लेकिन ये कि उनके एक हिस्ट्री बनी हुई, ऐसा किसी पुराने ज़मानों में सुनते आ रहे थे। अब नहीं रहा ऐसा। अब नहीं ऐसा। अब क्योंकि अभी स्ट्रिक्टली बड़ी यूनिवर्सिटीज़ उनको देती हैं, उनके पैनल्स पे हैं होम ऑफिस के, तो भी होता है वो ऐसा नहीं। अच्छा, आपने खुद चूँकि LLB ऑनर्स वहाँ से किया, 4 इयर्स या 5 इयर्स प्रोग्राम था आपका, तो स्टूडेंट्स को 4 इयर्स प्रोग्राम में जाना चाहिए ज़्यादा, या डिपेंड करता है कि उनको उनकी आगे सिचुएशंस कैसी हैं। अगर तो यहाँ से 4 इयर्स का वो लेके चलते हैं या 3 इयर्स का लेके चलते हैं, इसमें GDL भी है। अगर वो लोग कहते हैं कि अगर वहाँ पे जिन्होंने पहले मास्टर्स किए हुए हैं यहाँ से,
वो या उन्होंने लॉ पहले किया तो GDL में चले जाएं, वो GDL ग्रेजुएट डिप्लोमा है, उसके बाद आप स्ट्रेट अवे आप जा सकते हैं, बैरिस्टर्स का कोर्स कर सकते हैं, LPCs कर सकते हैं, सोलिसिटर बन सकते हैं, बैरिस्टर बन सकते हैं। Right. ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सी एरिया में अगर मैं तो लॉ से रिलेटेड आपको बात बता रहा हूँ, अगर दूसरे स्टूडेंट्स कैटेगरीज हैं तो अब 4 में जाएं, 3 में जाएं, एज लॉन्ग एज आपको जितना यहाँ पे पढ़ाई का मौका मिलेगा, आपके रूट्स इतने स्ट्रॉन्ग होंगे और आप चीज़ों को समझेंगे। समीर, रिसेंटली इमिग्रेशन लॉज के हवाले से प्रपोजल्स जो आई हैं वो किस किस शोबे को ज़्यादा इफेक्ट करेंगी आपके ख्याल में, अभी तक जो अगर वो अप्रूव होती हैं तो? देखें, अगर सब्जेक्ट टू अप्रूवल है ना अभी तो। सबसे ज़्यादा स्किल वर्कर्स पे फिक्रमंद है हम सारे, क्योंकि स्किल वर्कर्स के जो से उन्होंने 3 कैटेगरी, जो मीडियम लेवल पे, हायर और मीडियम पे। मीडियम पे जो लोग आएंगे, हायर पे तो जो लोग प्रोफेशनल में हायर है, जिसे आप लोगों के एक थ्रेशोल्ड है, जो इतनी सैलरी ले रहे हैं और हाई प्रोफेशनल पे आ रहे हैं, उन लोगों को तो इतना हिट नहीं करते। लेकिन जो मीडियम लेवल जो कि शॉर्टेज में, जैसे आगे केयरर्स आ गए, शॉर्ट लिस्टेड पे जो लोग आ गए, उनको हिट ये कर रहे हैं कि उनको 10 साल के ऊपर लेके जा रहे हैं। तो बस इस चीज़ को अभी फाइनल देखना है कि इनका लास्ट मूव क्या है, क्योंकि ये थोड़ी सी ILR वो अपने तौर पे हमेशा सख्ती कर रहे हैं ताकि इमिग्रेशन को कंट्रोल। अच्छा, एक स्टूडेंट अगर जाता है तो क्या ये उसके लिए बेहतर नहीं होगा कि वो यहीं से कोई स्किल ऐसी सीख के जाए जिसको वो वहाँ पे जाके फौरी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ चला जाए? हज़ारों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इधर से स्किल सीख के गए थे। जैसे बहुत सारे जो मोबाइल टेक्नीशियंस थे, वो तो उधर जाके बहुत अच्छा अभी तक अपने सेटअप कर रहे हैं। बाकी स्किल्स कुछ ऐसे हैं कि वहाँ पे जाके आपको खुद भी सीखने पड़ते हैं। कौन कौन से ऐसे स्किल्स हैं वैसे जो आप प्रेफर करेंगे कि ये अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये कोर्सेज आप यहाँ से भी करके जाएं, ताकि ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर मैं कहूँ तो बार्बर का बहुत वहाँ पे स्कोप अच्छा राइट, बार्बर का स्कोप अच्छा ठीक है। ये तो सारे वो यहाँ पे तो पाकिस्तान में जो है लेकिन वहाँ पे बड़े रिस्पेक्टेड वे से इनका बार्बर का अच्छी दे मेक अ वेरी हैंडसम सैलरी बना सकते हैं, इनकम बना सकते हैं। उसके बाद स्किल में आपके पास अब कंप्यूटर से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड, ये तो मोबाइल रिपेयरिंग, बहुत लैपटॉप रिपेयरिंग इज अ वेरी गुड स्किल देयर। व्हाट अबाउट प्रोफेशनल कुकरी? आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पे इसका इतना ज़्यादा स्कोप बन जाए। इसका नहीं वहाँ पे इतना, मतलब आप इसको हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए आपको पता है वहाँ का एक अपना स्टाइल है। वहाँ पे यूरोपियन पीपल, आपको फेस होना चाहिए आपका, हाउ टू टॉक, हाउ टू ड्रेस अप, हाउ टू आउटफिट योरसेल्फ, ये सारी चीज़ें देखना पड़ता है। लेकिन हॉस्पिटैलिटी का तो बहुत पुराना स्कोप, क्योंकि ये लंदन से शुरू आता है, लेकिन ये कोई इतनी खास डिग्री नहीं है। उसमें अगर कोई चला भी जाता है तो आपको नीचे से ऊपर आना पड़ेगा, लाइक आप बहुत लेवल नीचे से स्टार्ट आता है, अनलेस कि आप किसी हाई पोस्ट पे ना जाए। हॉस्पिटैलिटीज़ के डिफरेंट, क्योंकि ये कोई अगर यही जॉब आप जाके किसी और कंट्री में, स्विट्ज़रलैंड में अप्लाई करें, कहीं करें, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लंदन स्टूडेंट ने सबसे पहले जब सोचा तो फॉर्म एक पहली उसका आएगा, पहले तो उसने इदारा सिलेक्ट किया, उसके बाद फॉर्म फिल किया। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है फॉर्म फिल करते वक्त, ताकि मुश्किलात ना बाद में आएँ और जस्टिफाई ना कर पाएँ? सबसे पहले फॉर्म से पहले उनको अपनी स्टेटमेंट जो देते हैं ना, जो उन्होंने स्टेटमेंट अपनी दिखानी कि हमारे पास इतनी स्टेटमेंट, सबसे पहले कोशिश करें कि वो किसी बोकस स्टेटमेंट ना कीजिएगा, जेन्युइन स्टेटमेंट्स करें। किसी एजेंट्स की या किसी कहने पे ऐसी चीज़ें ना करें, क्योंकि इस पर 10 साल की डिसेप्शन लग सकती है आपकी, राइट, आपका पूरा कैरियर ख़राब हो सकता है। तो काइंडली अपनी छोटी सी उम्र में एक स्टार्ट कैरियर करने से पहले उस चीज़ को पहले देखें सबसे पहले। और माँ बाप को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि अगर बच्चे कहीं सी रास्ते में जा रहे हैं, को लुक आफ्टर करें। जो पेपर वर्क है ना, वो जितने भी करेंगे उनको ये चाहिए कि जो इंटरव्यूज़ की प्रिपरेशंस हैं, उसके बाद आप लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज कोर्सेज को करें, क्योंकि आइल्स ऑब्वियसली बहुत सारे इदारों में देखिए ये जस्ट नॉट बेसिक रिक्वायरमेंट है। हाँ, इट्स नॉट फॉर जस्ट आपके इंग्लिश लैंग्वेज, योर पर्सनल ग्रूमिंग भी है। इंग्लिश का दौर है, आप लोग कोशिश करें, आप लोगों इसको लेके चलें ताकि आपके लिए मज़ीद फ़ायदेमंद हो सकते हैं। और मैं अगर आपको कहूँगा कि अच्छा वक्त है लोग विज़िट वीज़े से अप्लाई करें फैमिली के साथ, क्योंकि आजकल वैसे विज़िट वीज़ा का देखें, विज़िट वीज़े के ऊपर बहुत सारी डिटेल में डिबेट। देखिए, इसमें 3 कैटेगरीज को आपने देखना पड़ता है। आपके सोशल टाइज कैसे हैं, आपके फाइनेंशियल टाइज कैसे हैं, और आपके ट्रैवल टाइज कैसे हैं। राइट, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि मेरा स्पॉन्सर, मेरा भाई उधर है, वो मुझे पैसे भेज रहा है। नंबर 1 यहाँ गलती करते हैं। नंबर 2 वो कहते हैं कि हम, मेरा भाई वहाँ पे, वो मेरा सारा एक्सपेंस उठाएगा। राइट, और जब स्पॉन्सरशिप लेटर में लिखते हैं, ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। क्योंकि जब आप बताते कि होम ऑफिस को जी मेरी टिकट भी बाय कर रहा है, मेरा रहने का भी खर्चा दे रहा है, मेरा
वहाँ पे सारा कुछ अकोमोडेशन भी दे रहा है, तो वो साफ कहते हैं बेटा आप तो डिपेंड कर रहे हो उन पे फैमिली के साथ, आपके पास पैसे क्या हैं, आपके पास वापस जाने की इंटेंशन क्या है। तो ये बात को प्लीज़ केयरफुल कीजिएगा कि जब भी को और उनके वैसे मैं ज़ाती मुशाहिदे की बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोगों के वीज़ाज़ जो एप्लीकेशन थी वो रिजेक्ट हुई हैं, जिन्होंने स्पॉन्सर लेटर्स मंगवाए अपने भाई बहन से, या वो उनको यूरोपीय यूनियन ने भी डिक्लाइन किया और यूके से भी डिक्लाइन आई। उसमें मैं मज़ीद इसमें कहूँ, क्योंकि आप लोगों को अपना सोशल टाइज, जिसमें सोशल टाइज में आप ये करें कि अपने FRC लगाया करें कि मेरी पूरी फैमिली इधर है, मेरे ताए चाचे उनकी भी लगाएं FRC कि तो हमारी बिग फैमिलीज़ हैं। अगर आपके पास कम पैसे हैं तो अगर घर में आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपके बहन भाई, उनकी स्टेटमेंट लगाएं बनिस्बत कि आप इंग्लैंड वालों को कहें कि अपने स्पॉन्सर में लिखें कि उनकी अगर स्टेटमेंट आप लगाते हैं या आपको ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए कि अगर आप लगाते हैं और वो होम ऑफिस आपको बाद में कहते हैं कि ये पैसे तो आपके भाई दे रहे हैं और वापस जाके तो आप अपने सेटल नहीं कर डिपॉजिट कितना होना चाहिए? देखिए इट्स डिपेंड, ए वेरी गुड क्वेश्चन। एक कैलकुलेटेड बात है। अगर मैं जस्ट अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए कहूँगा, अगर मैं कहूँगा कि मैंने वहाँ पे जाके एक क्वेश्चन आता है कि आप वहाँ पे एक्सपेंस कितना खर्च करेंगे, तो मैं कहूँगा 10 डेज़ के लिए मैं जा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिप है और मैं 1500 पाउंड स्पेंड करूँगा, तो 1500 पाउंड को मल्टीप्लाई बाई 7 कर दूंगा। राइट, तो आप 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा आपके पास 15,000 पाउंड। तो मैं एवरेज सोचूंगा, लेकिन ज़रूरी नहीं, से कम पे भी हो जाता है, एज लॉन्ग एज केस वर्कर पे डिपेंड है। लेकिन मेरे अपने नॉलेज के मुताबिक मैं 15,000 पाउंड मैं कहूँगा बैंक में एटलीस्ट रखें। ये ना हो क्योंकि अगर 1500 आप पाउंड खर्च रहे हैं तो ये आपके पास बैकअप पड़ा हुआ 2 मिलियन तक पाकिस्तानी रुपीस में 2 मिलियन वुड बी इनफ। 15,000 में देख लें कि बन जाता है। 50 इसमें अभी जो पाउंड का रेट है वो तो बेहतर है कि आप इंटरनेट से देख लीजिए। ऑब्वियसली 300 समथिंग है, तो जाहिर है वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन 2 मिलियन 2.5 मिलियन वुड बी इनफ आई थिंक। लेकिन ज़रूरी नहीं है। हमने ऐसे ऐसे केसेस किए जिनका 5 लाख भी था, 10 लाख भी था। ट्रैवल हिस्ट्री कितनी मैटर करती है? ट्रैवल हिस्ट्री इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ट्रैवल हिस्ट्री से रिलेटेड ऐसा है कि डिपेंड करता है कि आप कैसे जा रहे हो। अगर लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री, एक बंदे ने कभी कराची तक नहीं गया, अचानक वो कहे मैंने इंग्लैंड जाना है, इट्स मेक अ डाउट, राइट। अगर एक बंदे ने कभी, फैमिली ने कभी इकट्ठे ट्रैवल नहीं किया, अचानक ही एकदम लंदन जा रहा है, तो सेंस बन सकती है, रीज़न प्रोवाइड करना होता है। हाँ जी, मेरे बहन भाई उधर रहते हैं तो उन्होंने बुलाया, तो मेक सेंस। मेरा बेटा रहता है, मेरा भाई रहता है, शादी है, विजिट करने जा रहे हैं, या हम लोग समर वेकेशंस के लिए जा रहे हैं, इट मेक सेंस। बच्चे हैं, बच्चों ने जाना है, लेकिन उसके साथ से दिखाना पड़ता है कि आपके बैंक आपके पास है क्या और कितने जोगे हो कितने जोगे। और एक बड़ी मजे की बात है, अभी मेरे पास काफ़ी केसेस आए हुए थे, वो उसमें कहते हैं कि हस्बैंड कह रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे हमने इकट्ठे ट्रैवल करना है। जब मैंने मिसेस के उनसे पूछा कि आपका बैंक, उनका बैंक अकाउंट ही नहीं उन्होंने खुलवाया ना, उनके साथ जॉइंट अकाउंट है, ये भी आपको ट्रिगर करता है बहुत। अच्छा, इमिग्रेशन लॉज में अक्सर जब गलती होती है तो डिसेप्शन लग जाती है। डिसेप्शन को किस तरह से डील करना चाहिए? बाज़ुकात ज़्यादातर तो वैसे 99.9% तो बेचारे स्टूडेंट की गलती नहीं होती, ये ज़ाती मुशाहिदे की भी बात है। और डिसेप्शन में वो आ गया, उसने तो कंसल्टेंट को फ़ीस दी और फ़ीस के बावजूद वो उस रगड़े में आ गया जी। ये डिसेप्शन में, इसको किस तरह से टैकल करना चाहिए अगर आ जाए तो? देखें, डिसेप्शंस के सबसे अव्वल तो हम इस प्लेटफॉर्म से ये कहेंगे कि जब भी आप कहीं एप्लीकेशन मूव करें तो अपने क्रेडिट कार्ड से, अपने ATM कार्ड से, आप अपने डेबिट कार्ड से और अपने क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करें तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा मुनासिब है। चंद पैसे होते हैं, चंद हज़ार रुपए की खातर डिसेप्शन जैसी जो शिकायत हैं वो सामने आती हैं। ओवर टू यू। डिसेप्शन से बेसिकली इस तरह होता है कि सबसे पहले मोस्टली लोग एजेंट्स को, कंसल्टेंट्स को लेते हैं, वो बीच में फिलअप आपका करके भेज देते हैं फॉर्म, आपसे इंफॉर्मेशन पूरी भी नहीं लेते। तो उससे ना सम टाइम डिसेप्शन में क्या, लेट्स फॉर एक विजिट है या स्टूडेंट है, वो डिक्लेयर नहीं करता मेरे बहन भाई वहाँ पे, लेकिन एक साल 2 साल पहले उसने विजिट एप्लीकेशन की होती थी, उसमें लिखा था कि मेरे बहन भाई डिक्लेयर किए हैं। लेकिन जब वो स्टूडेंट पे जाके डिक्लेयर नहीं करता या कोई ऐसी चीज़ छुपाता है किसी किस्म की भी, और क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन कैसे आती है, क्योंकि ऑलरेडी 1-2 एप्लीकेशन पहले रिफ्यूज़ हो चुकी है, राइट। वो आपका खोलते हैं, वहाँ से चेक करते हैं। तो ये जो एजेंट्स हैं या कंसल्टेंट्स हैं, वो पहले आपके जो प्रीवियस एप्लीकेशंस को सामने नहीं रखते कि पहले क्या बताया गया। राइट। सम टाइम इंटेंशनली वो लोग नहीं करते, आप लोग वर्बली जो उनको डिटेल देते हैं उन्होंने भर लेते हैं। इसलिए आप लोगों को अपनी एप्लीकेशन में बैठ के को देखने, हाँ अगर डिसेप्शन लग जाए। इसकी सिलेक्शन कैसे करें? किस चीज़ की? ये बड़ा सेंसिटिव ये होता है, एप्लीकेशन सबमिट करवाना और फिर जाहिर है सारी चीज़ों का सिलेक्शन कैसे चाहिए इसके लिए क्या
क्या क्राइटेरिया आप सजेस्ट करेंगे? क्राइटेरिया मैं आपके सामने बैठूं, हम लोगों को सिलेक्ट आपसे करवाएं, आपसे करवाएं। ले जी, आप समीर खान साहब से रब्ता करें, ये नंबर भी अगर इनका आपको चाहिए हो तो आप इनसे ले सकते हैं। एप्लीकेशन जब भी आप सबमिट करें तो ज़रूर इनसे रब्ता मैं आपको एक अर्ज़ कर रहा हूँ, आप जहाँ से मर्जी कराएं, दैट्स एक जो कि आपको जो बेहतर लगता है, लेकिन मैं ये आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा और एक बड़ी एक नहीं, कुछ मुस्तनद इदारे रिकमेंड करना चाहेंगे, कोई कंसल्टेंट ऐसे जो कम से कम, देखिए वीज़ा का हसूल, वीज़ा का मिलना या रिजेक्शन वो एक सेपरेट इशू है, कम से कम एप्लीकेशन तो नहीं। एक्चुअली ना यही बात है कि आप अभी एप्लीकेशन तक बैठे हैं, आप आगे का सोचते नहीं कि आपने अपनी ज़िंदगी किसके हाथ में देनी। एप्लीकेशन को छोड़ दें, फिलहाल दो बातें होती हैं कि आपने एजेंट्स को देने हैं या लॉयर्स किसी सोलिसिटर को देना। अभी ये किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था कि मुझे ये काम इतने कम पैसों में पाकिस्तान से हो जाता है, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, हाई पोस्ट में, मैंने खुद एप्लीकेशंस की हैं, तो फिर मैं आपको क्यों चूज़ करूँ? सोलिसिटर को मैं इंग्लैंड से क्यों चूज़ करूँ? विजिट वीज़े की बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे आज तक लगते आ रहे हैं, अब फाइनली उन्होंने फिर आ रहे थे। मैं कहा इस सोलिसिटर को सिर्फ आपने तब चूज़ करना है, फ़र्क इतना है कि अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, विजिट वीज़ा, ना आपको एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू का राइट है, ना आपको अपील राइट है, तो वहाँ पे एक जो सोलिसिटर वहाँ बैठा है उसने पहले दिन ही एप्लीकेशन ऐसी की होती है ताकि वो प्री एक्शन प्रोटोकॉल में वहाँ पे एक ही आपके पर रेमेडी बचती है, प्री एक्शन प्रोटोकॉल। जब आप प्री एक्शन प्रोटोकॉल पे उनको लेटर लिखते हैं कि ये मैंने आपको सोशल टाइज बताई है इनकी, और मैंने इनकी फाइनेंशियल टाइज भी बताई है, और मैंने इनकी ट्रैवल टाइज के भी रीज़न बताए हैं, तो आप मुझे प्रूफ करें कि ये आपने रिफ्यूज़ किया। अगर नहीं करते तो मैं आपको जुडिशियल व्यू पे लेके जाऊँ। उसी के अंदर वो मोस्टली विड्रॉ करते हैं, और अगर उनको चीज़ों की समझ लग जाए और आपका केस बना हो किसी सोलिसिटर के हाथ, ऑब्वियसली डेफिनेटली डॉक्टर में और वही फर्क लगा लेंगे उसमें क्वैक में और डॉक्टर में यही तो फर्क होता है। डिसेप्शन के बाद अगर आ गई डिसेप्शन, कैसे उसको टैकल करें? देखिए डिसेप्शन अगर आपके पास आई थी, सबसे पहले उसमें भी आपको ना एक ही चैलेंज कर रहा होता है कि आप उसको, मेरी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको पास करूँ तो उसमें होता है कि अगर तो ये वाकई डिसेप्शन ये इनोसेंट नेग्लिजेंस है या इंटेंशनली है या वाकई किसी एजेंट की गलती है। अब ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज है, आपने कैसे अप्रोच करना है इसको। अब इनोसेंट नेग्लिजेंस आपने सरनेम नहीं डाला है, कोई मिसिंग कर दिया नाम, या ऐसे रिपोर्ट नहीं दी लिखनी, उसको देखते हुए अब, लेकिन मोस्टली ना इसको होम ऑफिस वाले बहुत स्ट्रिक्ट लेते हैं, इसमें 50-50% चांस होते हैं कि आप इसको विन कर पाएँ। लेकिन अगर 10 साल पूरे होते हैं किसी की डिसेप्शन के, उसके बाद क्या अपॉर्चुनिटी उसके पास दोबारा अप्लाई कर सकता है वो? मैं एक लेट्स सपोज एक मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। अगर एक आपके पास ऑप्शन आता है कि वहाँ पे आपने किसी बैंक में 10 लाख या 20 लाख उन्होंने वेरीफाई सही तरीके से नहीं किया और उन्होंने डिसेप्शन लगा दी, अब दोबारा आप बैंक वालों से लेटर लेते हैं, पूछते हैं आपकी वजह से डिसेप्शन लगी है, आपने वेरीफाई क्यों नहीं किया होम ऑफिस को। जब बैंक वाले दोबारा से पाकिस्तान से लेटर लिख के स्टेटमेंट देते हैं, तब आपके पास एक अच्छी ग्राउंड्स है ताकि आपने हमारे केस को ओवरलुक किया है, आपने एविडेंस को सही तरीके से पढ़ा ही नहीं है, इसको ओवरलुक किया, तो उस तरह से आप डिपेंड करते हैं ना कि कितने। मेरा सब क्वेश्चन ये था कि 10 साल के लिए डिसेप्शन आ गई आपकी, जी, उसके बाद क्या आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए या नहीं? आप एलिजिबल, आप 10 साल के बाद कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते? नहीं, उससे पहले नहीं कर सकते, जब तक डिसेप्शन मूव नहीं आपकी होती। ओके, उससे पहले नहीं आप कर सकते। ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा अब बहुत सारी जो चेंजेस हमने रिसेंटली भी देखी, इसमें पाकिस्तानियों के ज़ेरे अताब आने के कितने चांसेस हैं? पाकिस्तानी को तो नहीं, ये कोई डिस्क्रिमिनेशन है, ये ओवरऑल इंडिया भी, नेपाल भी है, बांग्लादेश भी है, हम तो वो भी तो लेकिन हमारे पाकिस्तानी लोग, ये वैसे बात एक ही है, ज़्यादा एक ही हमारी रोजगारी सारे हैं, महमूद याज एक ही सफ में, ये सारे शहीद हैं। तो लेकिन अब इस तरह के पाकिस्तानियों के बेसिकली ज़्यादातर जो अगर कोई इंडियंस के एक अपने रूट्स हैं, इंडियंस का अगर अपना वो स्किल वर्कर्स से इन्फ्लुएंस नहीं, उनका अपना, इंडियंस भी बहुत सारे गए हैं, अभी बहुत सारी सिख कम्युनिटी को उनको साथ अटैक किया गया, मीन्स के अटैक तो नहीं बोल पाऊंगा, एग्जैक्ट वर्ड ये होगा कि वो इस सारे कैटेगरी में वो बहुत सारे, क्योंकि वो उधर जाके बिल्कुल काम नहीं करते, ज़्यादा स्टूडेंट्स पे आते हैं, वहाँ से स्लिप हो गया, तो जितने सिख कम्युनिटी को इंडिया में से पकड़ा गया, अब डिपेंड करता है दूसरे जो कम्युनिटी के वो अपनी स्टडीज़ पूरी करें। सिख कम्युनिटी के मोस्टली लोग पढ़ते भी हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते, कुछ ज़्यादा बिल्डिंग का काम कर रहे होते हैं, तो वो मोस्टली वहाँ से वो इसी तरह हमारी अपनी कम्युनिटी में भी से बहुत सारे लोग
जो स्टडी वीज़ा छोड़ के अपने बस पैसे कमाने के चक्करों में लग जाते हैं, तो उसके बाद फिर उनके साथ भी यही होता है। समीर साहब, पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत बड़ी तादाद में यूके में है। पाकिस्तानियों के क्या मसाइल हैं, क्या शिकायत हैं उनको हुकूमतों से रही हैं, और अभी क्या शिकायत हैं दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड? पाकिस्तान के अगर हमारी हुकूमत से तो उनको कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। आपकी हुकूमत से मुराद? कम्युनिटी को वहाँ पे रहते हैं नहीं, मीन्स के यहाँ उनके पे घरों पे कब्जे होते हैं, उनकी जायदादों को यहाँ पर कब्जा कर लिया जाता है या जाली डॉक्यूमेंट्स बना के भेज दिया जाता है, और फिर जी ये ओवरसीज फैमिलीज के अंदर भी बड़े ओवरसीज कम्युनिटी का बहुत सारा। तो ऑब्वियसली जो बरतानिया में रहने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, वो उनके क्या खदशात हैं, क्या वो सजेस्ट करते हैं? ऑब्वियसली आपकी गैदरिंग्स होती हैं वहाँ पे। बिल्कुल, बेसिकली देखें, हर जगह पे कानून बने हुए हैं, कोर्ट्स हैं, ठीक है, लेकिन जब ओवरसीज़ के लिए यहाँ पे भी सेल्स बने गए हैं, आपको भी गालिबन पता है पाकिस्तान को, लेकिन वो उस तरह इंटरटेन नहीं करते। मैंने बहुत सारे केसेस किए हैं, वो इंटरटेन में डिले बहुत ज़्यादा। पाकिस्तान का जो सेल बना ओवरसीज़ का, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन बना, वो इंटरटेन करते हैं। फेडरल लेवल पे भी है और पंजाब लेवल पे भी है। पंजाब लेवल पे, लेकिन तो क्या ये एंटरटेन नहीं कर रहा? इंटरटेन कर रहा है, लेकिन बहुत कम डिले। क्या नकाइस है इसमें? इसमें बेसिकली जो फ्रंट डेस्क एप्लीकेशंस है वो बहुत डिले। आप तजर्बे की रोशनी में बताएं कि क्या नकाइस हैं ताकि वो आपकी बात पहुंच सके। देखिए, अगर इनको अब मैं अगर ओवरसीज़ को देखते हैं, इनके लिए स्पेशल एक पॉइंट करना चाहिए कि आपको एक सेल दिया गया है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी कि अगर मैं इस पे देखता हूँ तो मुझे ये लगता है कि आपको जो आपके साथ ईमेल्स पे वहाँ पे प्रॉपर्ली या इनकी फ़ोन इनके लिए अलग पॉइंट्स करना चाहिए, तो एटलीस्ट आप मंथली बेसिस पे रिपोर्ट दे सकें बनिस्बत के। वो पोर्टल मौजूद है ना, पोर्टल, लेकिन उनको वो नहीं मिल रहा। वो पोर्टल पे आप अप्रोच करते हैं, उनको एक्सेस नहीं है। एक्सेस है, अप्रोच या करते हैं, रिस्पांस बहुत लेट आ रहा है। रिस्पांस बहुत लेट आ रहा है। तो क्या कहेंगे आप मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए? और बैरिस्टर अमजद मलिक साहब चूँकि वाइस चेयरपर्सन हैं जी, वेरी नाइस, इसके ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब के, क्या उनको सजेस्ट करेंगे, क्या वो करें कि ताकि शिकायत एटलीस्ट एड्रेस्ड हो? देखें, स्टाफ को बढ़ाया जाए, न्यूज़ सिस्टम को लेके आया जाए, और चीफ मिनिस्टर ने तो बहुत सारा काम आगे किया, ऐसा किया कि जिसने इस साल किसी ने भी नहीं किया। हम लोग बिल्कुल एक तरफ ना तस्वीर ही बदल दी है नून लीग की उन्होंने, तो आई रियली पर्सनली रिस्पेक्ट हर। बहुत सारा उन्होंने अच्छा काम किया है। मेरी नज़र के मुताबिक अगर ओवरसीज़ को देखे जाएं तो ओवरसीज़ के जो प्रॉपर सेल्स भी हर कंट्री में बनाए जाएं। सिंपल इसका एक ही हल है। आप ये कह रहे हैं कि जो हमारी एम्बेसीज हैं, हाई कमीशन में, जो हाई कमीशंस हैं, वहाँ पर इस तरह के सेल बने जो फौरी तौर पर सेल तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक मौजूद है। क्या वो फिर काम नहीं कर रहे? इसका बताएं किस जगह पे मौजूद है? इसका मतलब काम नहीं कर रहे फिर आप ये तो हम देखते हैं बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, इनका पासपोर्ट्स के बहुत ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं। हम लोगों के पासपोर्ट्स के यहाँ पे लोगों के अभी दे रहे, क्योंकि पहले सारा हाई कमीशन के पास अथॉरिटीज़ थी, वो उधर ही ये चीज़ें इंक्वायरी कर ले। अब अथॉरिटी हाई कमीशन के पास नहीं है। आप जो भी पासपोर्ट बनाते हैं वो पहले पाकिस्तान से पूरी वेरिफिकेशन होती है। अब 10 साल से प्रैक्टिसिंग सोलिसिटर है जी, और सीनियर कोर्ट्स के आप सोलिसिटर हैं। आपके पास इस तरह की शिकायत तो आई होंगी, कोई एक मिसाल आप देखिए अगर आप शेयर करना चाहें, हज़ारों मिसालें जिसको वफाकी और पंजाब हुकूमत से एटलीस्ट शिकायत हो। देखिए, अभी क्योंकि हमारे पास क्योंकि डायरेक्टली हम पाकिस्तान को तो डील नहीं करते, राइट, हम लोग तो इंग्लैंड के लॉयर्स हैं। नहीं, वैसे कम्युनिटी का तो पता चलता है। कम्युनिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो दोनों वफाकी और पंजाब हुकूमत का इमेज कैसा है ओवरसीज कम्युनिटी में, खासतौर पर बरतानिया में? बस गुड है, दैट्स गुड, क्योंकि मैं इतना पॉलिटिकली इन नहीं हूँ, तो मैं कोई ऐसा कमेंट नहीं दे पाऊंगा कि जो आपको लगता है कि कोई बेहतरी बहुत बेहतरी, मैं फेवर में बात कर रहा हूँ बेहतरी, लेकिन हाई कमीशंस को पावर ज़्यादा देनी चाहिए। मैं आपको सीधा हाई कमीशंस को पावर ज़्यादा देनी चाहिए। वज़ारत ख़ारजा से मुतल्लिक ऑब्वियसली सजेस्ट कर रहे हैं कि वहाँ पर एटलीस्ट जो पासपोर्ट का, मुझे ऑस्ट्रेलिया से किसी ने बताया था कि फ़ीस बहुत ज़्यादा है और डिले है, उनकी और डिले है। अगर आईडी कार्ड का किसी का इशू है तो उसमें प्रॉब्लम है। इवन देन यूरोपियन कंट्री से भी अक्सर शिकायत रिपोर्ट होती हैं कि कम से कम इसको ज़रूर एड्रेस करें। और बाज़ लोग तो ऐसे होते हैं, वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है, आप बिलाशुबा आप डबल फीस चार्ज कर लें, लेकिन एटलीस्ट जो आप जिस टाइम पे आपने कमिटमेंट की है या टोकन दिया है, तो रसीद दी है, तो उसके मुताबिक तो आईडी कार्ड या पासपोर्ट अगर है तो वो तो कम से कम आ जाए। तो इसी तरह के मसाइल दरपेश हैं जिनको कि हर सूरत में हुकूमत पाकिस्तान को भी एड्रेस करना चाहिए। और ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन पंजाब, जो कि हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दावा भी किया जाता है, खुली कचहरियाँ भी लगाई जाती हैं,
मसाइल को सुना भी जाता है। उसमें अफ्रीका से लेके यूरोपियन और फिर अमेरिका और दीगर ममालिक से, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से भी पाकिस्तानी उसमें राब्ते में रहते हैं। लेकिन अब ऑब्वियसली अगर निशानदेही कर रहे हैं मसाइल की, तो मैं सिर्फ एक हाई कमीशन को पावर ज़्यादा दी जाए, उनको पावर दी जाए कि ताकि जो वेरिफिकेशन का जो आपके पास हाई कमीशन के हाथ में कुछ नहीं, जो भी होता है वो पाकिस्तान से वेरिफिकेशन होकर आनी होती है। कुछ सिस्टम ऐसा किया जाए जिसमें टाइम स्लॉट कम हो और जो फॉरनर्स हैं और यानी ऑब्वियसली अगर किसी ने सिडनी में जाना है, किसी कस्बे से दूर से सफ़र करके जाना है, तो ऑब्वियसली उसको चक्कर ना पड़े, ये आप कह रहे हैं। जी बिल्कुल चक्कर। इसी तरह वो जब वो बात होती है वहाँ पे लोग कह रहे हैं अभी वो वेरिफिकेशन के लिए गए, महीने 2 महीने लग जाते हैं। अब मोस्टली होता है कि पासपोर्ट उनको चाहिए होता है अगर कोई वहाँ पे शादी करना चाह रहे हैं, ठीक है, अब मियाँ बीवी उनको डेट मिल गई पर उनके पास वैलिड पासपोर्ट नहीं, जो कि रजिस्ट्रार मैरिज रजिस्ट्रार को, ये बड़ा संजीदा मसला है। तो वो मैरिज, अब वो दोनों बैठे हुए उधर शादी की डेट्स कर रहे हैं, इधर से वो बैठे हुए, कईयों के वीज़ों के मसले होते हैं, कईयों के डेडलाइन आई होती है, तो उनके न्यू पासपोर्ट के लिए जब वो अप्लाई करते हैं वैलिड होता नहीं है, और मुश्किलों से उनको लड़की की कोई शादी के लिए मानती है, उनसे उनके रिश्ते होते हैं, और एंड में जब आके पासपोर्ट से वो सफ़र होने शुरू होते हैं। समीर साहब, पेपर मैरिज का कॉन्सेप्ट अभी है या ख़त्म हो गया? देखिए अब ख़त्म हो चुका हुआ, वो ख़त्म हो चुका हुआ है, क्योंकि यानी असली शादी करनी नहीं, अब तो मोहब्बत इनकार ही समझिए। नहीं, उसमें कंसेप्ट था पिछले बड़ा, लेकिन इस तरह की चीज़ें अब नहीं मैंने देखी कभी। और हमारे पास जो आता है, हमारी कोशिश होती है कोई इन्फॉर्मेशन पास करें कि ये चीज़ें सब फ्रॉड है, इसमें ना ही आप लोग जाएं तो स्ट्रेट करें, तो डोंट डू दिस वन। यानी आपको इमिग्रेशन लॉज को हर सूरत में ओबे करना है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। समीर साहब, बड़ा एक हम देखते हैं कि असाइलम के लिए हर कोई कोशां रहता है। स्टूडेंट का वीज़ा, वो उसका अगर कोर्स ख़त्म हुआ है तो उसके बाद वो असाइलम, विजिट वीज़े पे कोई गया है तो वो स्लिप होने के बाद असाइलम की तरफ आता है। अब क्या एक्चुअल इमिग्रेशन लॉज क्या कहते हैं असाइलम के हवाले से, और क्या किसी को अब अप्लाई करना चाहिए या नहीं? देखिए, वेरी गुड क्वेश्चन वंस अगेन। पहले तो बात है, मैं आपको बताना चाहिए कि स्टूडेंट क्यों असाइलम्स की तरफ जा रहे हैं, उनको ग्राउंड्स का पता ही नहीं, इसमें कन्वेंशन रीजंस कौन से होते हैं, आपकी ग्राउंड्स क्या होनी चाहिए। मोस्टली लोग कहते हैं क्योंकि अब जैसे एक स्टूडेंट यहाँ पे आया, उसका 6 मंथ का वीज़ा रह जाता है ख़त्म होने में, तो वो सोचता है कि मैं अगर असाइलम की तरफ चला जाऊँगा, एटलीस्ट मेरा जो वर्क राइट की कंडीशन है वो मुझे 2 साल की फिर मिल जाएगी, क्योंकि असाइलम के अंदर कोई होम ऑफिस की फ़ीस नहीं है। और इसलिए लोग इसी को लेके अपना वीज़ा भी ख़राब करते हैं और अपना स्टेटस को भी चेंज करते हैं। ज़रूर असाइलम करें, लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपके लाइफ को ख़तरा है, जैसे पाकिस्तान में आपकी कोई लाइफ को डेंजर है, थ्रेट है किसी किस्म का, लेकिन कन्वेंशन रीजन को देखते हुए, अब ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है। लोग कहें कि मेरी बहन भाई से झगड़ा है या मेरी बीवी के घर वालों ने ज़मीन नहीं दी, उन्होंने गोली मार दी, ये असाइलम नहीं है। असाइलम ये नहीं है कि आपकी वो गर्लफ्रेंड वहाँ पे है और उसके घर वाले आपको मार रहे हैं या आपने किस तरह की, लेकिन इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। यानी रीजनिंग ज़रूरी है। रीजनिंग देखिए, इसमें कन्वेंशन 5 कन्वेंशन है, जिसमें नेशनैलिटी है, जिसमें आपको रिलीजन्स बेस पे और सोशल ग्रुप है, उसके बाद आपके पास जो मेन ज़रूरी है पोलिटिकली बेस है। हमारे पाकिस्तान में जो रेस और नेशनैलिटी को इतना फोकस नहीं किया जाता, 3 चीज़ों पे मिलते हैं, सोशल ग्रुप, पॉलिटिकली और रिलीजियस बेस पे। पॉलिटिकली बेस पे आप समझ सकते हैं कि जिनके इमरान खान के वाक़यात, जिस तरह के न्यूज़ का जितने भी एंकर्स थे उनके साथ जो मामलात हुए हैं, अल्ताफ़ हुसैन जैसे उन लोगों MQ के इश्यूज़ थे, जितने भी पॉलिटिकली बेस पे लोग कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, अगर उनकी लाइफ को रियल समझ ले खतरा तो कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है रिलीजियस, तीसरा आता है सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप बड़ा इंपॉर्टेंट है। सोशल ग्रुप क्या चीज़ है जो लोगों को समझ लगती है, ये जो है उसमें आते हैं कि जितने आप LGBTQI के रिलेटेड जो कि जितने भी लोग होते हैं, उसके अलावा आपको पाकिस्तानी वुमन भी एक सोशल ग्रुप का हिस्सा है, क्योंकि ये कैटेगरी उन लोगों के लिए बनाई है जो कि डिस्क्रिमिनेशन पाकिस्तान में हो रही है, डिस्क्रिमिनेशन में। उसमें ट्रांसजेंडर भी आते हैं, उसमें आप लोगों के पास आपने खुद ही नाम ले दिए। जी उसमें ये आते हैं पाकिस्तानी वुमेंस को भी मिनोरिटी में रखा जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होती है, वो भी एक सोशल ग्रुप का हिस्सा माना जाता है कंट्री रिपोर्ट के मुताबिक। और अप्लाई करते वक्त आपने रीज़न सॉलिड देनी है। सॉलिड आपको रीज़न पता, अगर रिलीजियस बेस पे कर रहे हैं तो आपको रिलीजियस बेस का रीज़न पता होना चाहिए, कौन सी बेस पे आपको रिलीजियस की, अगर आप उसको एक्सेप्ट किया जाता है। बहुत सारे एक्सेप्ट होते हैं, ये सारे ग्राउंड्स हैं। अगर आपकी आपके साथ ट्रू इवेंट्स हैं, ट्रू आपके साथ इंसिडेंट्स हुए हैं, तो आप लोग अगर उसको एक्सप्लेन कर पाएँ, और अगर आपके जो पंच लाइंस हैं जिस पे आप लोग वाकई कहते हैं कि ये चीज़ें आपके साथ हुई हैं, अगर वो लॉ पे पूरी उतरती हैं तो आपको सालम अभी भी मिलते हैं। बहुत सारे लोगों को पहले तो साल बात करते थे, अब 2 महीने में इंटरव्यूज़ आ रहे हैं। नई जो पॉलिसी आएगी उसमें कोई रद्दोबदल का, जी ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी उन्होंने रद्दोबदल
कि दूर की बात है, रद्दोबदर हो चुका हुआ है। उन्होंने असालम सीकर के जो डिपेंडेंट थे वो नहीं अब आ सकते। असालम सीकर्स के जब आपको स्टेटस मिल भी जाता है, असालम सीकर आपको मिल जाता है 2 महीने में, 3 महीने में आप डिपेंडेंट, उन्होंने उसको थोड़ी देर के सस्पेंड कर दिया। कोशिश भी ना करो। हाँ, कुछ, हालांकि पहले आते थे, वो होता ये था कि एक असालम सीकर आया, उसने बगैर पैसे दिए होम ऑफिस के, क्योंकि ह्यूमन राइट्स के ग्राउंड्स में इनके कन्वेंशन के अंडर आया हुआ, उन्होंने जाके इनको सेटअप किया और उसके बाद अपनी बीवी बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट 10 से 20 बच्चे यहाँ पर लेके बेनिफिट्स भी करते रहे। आप अगर आप असालम डालते हैं, क्लेम करते हैं, साथ ही आपको होटल्स मिल जाते हैं, आपको बेनिफिट्स क्लेम करने शुरू करते हैं, तो मिस यूज़ भी गवर्नमेंट होगा। आपको 3 to 4 स्टार आपको एक होटल मिलते हैं बाकायदा, उसमें आप रहते हैं, आपको 3 टाइम के अच्छे खाना वो प्रोवाइड करते हैं, आपको लॉन्ड्री प्रोवाइड करते हैं, लैदा रूम प्रोवाइड करते हैं। अगर डिपेंड है कि बच्चे की एज क्या है, फैमिलीज क्या है, तो इससे लोगों मंथली स्टाइपेंड भी है कुछ, वो भी है उनके साथ। वो आपको स्पोर्ट 4 के आपने काम नहीं करना कोई, आपने काम नहीं, काम को आपको वर्कर राइट फॉर, मैं अर्ज करूँ, आपको वर्कर राइट मिलता है उसी टाइम ही। अगर आपकी पिछली कंडीशन, लेट्स सपोज आप स्टडीज़ पे या PSW से स्विच होते हैं फ़ौरन उसी पे असालम के ऊपर, आपके वीज़ा एक्सपायर होने से पहले तो वर्कर राइट आपको मिल जाएगा, पर वो वर्क आप शॉर्ट लिस्टेड कर सकते हैं। लाइक शॉर्ट लिस्टेड में आप जैसे केयरर्स हैं, उसमें आप काम कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप बड़ी अपनी कोई बिजनेस खोलने लगे हैं उसके ऊपर उस वर्क राइट का, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आपको वर्क राइट नहीं भी मिलता तो अगर आपका पेंडिंग केस है 1 साल से ऊपर हो जाता है, तभी आपको वर्क राइट मिल जाता है। स्टूडेंट, बिजनेस, विजिट, असाइलम, कौन सी कैटेगरी ज़्यादा इजी है अब टू अडॉप्ट? टू मसला कि कौन सी कैटेगरी ज़्यादा अच्छी है सेटलमेंट। क्वेश्चन अगर मैं हो तो ये देखें, ये सारी लॉन्ग बड़ी कैटेगरी के डिफरेंट रूट्स हैं। अगर स्टडी पे जाते हैं तो स्टडी आपको 10 साल तक कंटिन्यू करते हैं। लेट्स सपोज आपने स्टडी गए 3 साल की, उसके बाद रिसर्च किया, फिर PhD की, और PhD में अगर डिपेंड है कि आपने आप एक स्टडी वीज़े को लेते लेते आप ट्विस्ट कहाँ पे, आपकी लाइफ ट्विस्ट सर्कमस्टांसेस चेंज कैसे होते हैं, शायद आपको इसी दौरान स्किल वर्कर का अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाए कहीं से, आप वहाँ पे वो मैनेजर की जॉब शुरू कर दें तो आपका पूरा स्टेटस चेंज होकर 5 साल पे चल जाए। खुदा न खास्ता आपके हालात कोई चेंज होते हैं या आपकी कोई लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होता है, आपको ख़तरा लाइफ में होता है, आप सालम की तरफ हो जाते हैं। ये तो डिपेंड है ना आपके सर्कमस्टांसेस पे कैसा है। और अगर इस क्वेश्चन अगर मैं पूछूं तो ये सबसे पहले जो फर्स्ट पॉइंट है कि आपने इस कंट्री में कैसे आना है, वो कंट्री में अपनी लाइफ को कैसे चेंज करना है, तो स्टडी वीज़ा और स्किल वर्कर वीज़ा बेस्ट है। एंटर हो जाएं, कोई ना कोई इंसान और लॉयर और लॉ जो है वो सबब बना ही देते हैं। बहुत शुक्रिया समीर खान, आपने बड़ी तफसील से गुफ्तगू सुनी। किस वीज़ा पर आपको अप्लाई करना चाहिए, कंसल्टेंसी किस तरह की आपकी होनी चाहिए, फिर हाई कमीशंस को एम्पावर करने के हवाले से बात की गई, फिर वफाकी और जो पंजाब हुकूमत ने ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ कमीशन बनाए हैं, इन कमीशंस की को कितना वाइब्रेंट होना चाहिए, इस इशू पर भी बात हुई है और पंजाब हुकूमत की कारकर्दगी पर भी बात हुई है। समीर खान ने खुलकर, सॉरी एक बात कहूँगा, हाई कमीशन वेरी कोऑपरेटिव है, मेरा उनसे पर्सनल बहुत दफ़ा गया वहाँ पे, जितने भी हाई कमीशन वाले फैसल साहब हैं दूसरे वेरी कोऑपरेटिव, फर्दर एम्पावर होना चाहिए, लेकिन उनको पावर्स मिलनी चाहिए, उनको फर्दर एम्पावर करने की जरूरत है। टीप लाते हैं, बड़े अच्छी जगह बात करते हैं, लेकिन उनको एम्पावर होना चाहिए, उनको एम्पावर होना चाहिए। उसमें छोटे बेसिक जो बुनियादी इश्यूज़ हैं, कोई डॉक्यूमेंटेशन की टेस्टेशन है या रिन्यूअल है पासपोर्ट की, आईडी कार्ड की, तो उसमें जो ताख़ीर होती है उसको ये इस प्लेटफार्म से रिक्वेस्ट की गई कि उसको मिनिमाइज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन मसाइल से कम निकल सकें और उनके इश्यूज़, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के इश्यूज़ के हवाले से भी खासी बात हुई है। देखते रहिए। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच।